विद्यार्थियों को मैं व्याकरण भाग के लिए स्वागत कर लेता हूँ। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं व्याकरण में से एक भाग है वह अशुद्धि को शुद्धिकरण कैसे कर सकते हैं। व्याकरण में 3 भाग है, वर्ण, शब्द, वाक्य। वह कौन कौन से हैं? वर्ण, शब्द, वाक्य। अशुद्धि कहाँ होती है? वर्णों के उच्चारण या प्रयोग में अशुद्धियां होती है। शब्दों के उच्चारण या लिखावट में अशुद्धियां होती है। वाक्य प्रयोगों में भी अशुद्धियां हो सकती है। तो भाषा परिशुद्ध होना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार दूसरों को समझ में आने चाहिए। तो भाषा परिशुद्ध होना चाहिए तो शब्दों की शुद्धिकरण होना चाहिए, वाक्यों की शुद्धिकरण होना चाहिए, वर्णों की शुद्धिकरण होना चाहिए। तो इस विषय को लेकर मैं आज यहाँ आया हूँ। एक और पहले कुछ विचार जानकारी प्राप्त करना है, मैं तो विषय के लिए बाद में आऊंगा। भाषा हमारे संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम और भावबोध का अन्यतम साधन है। अर्थात भाषा हमारे संप्रेषण का महत्वपूर्ण वरिष्ठ महत्व, हमारे विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा चाहिए। वह भाषा एक महत्वपूर्ण माध्यम है विषय को प्रकट करने के लिए। भाषा के सहारे व्यक्ति न केवल अपने विचार व्यक्त करता है, अपितु उसे दूसरों तक संप्रेषित भी करता है। अर्थात भाषा के द्वारा अपने विषयों को या विचारों को वो व्यक्त करता है, उसे दूसरों तक संप्रेषित भी करता है, दूसरों तक वह संप्रेषित भी कर देता है। संप्रेषण व्यापार के संदर्भ में यह देखा जा सकता है कि इसकी एक छोर पर संबोधक होता है जो किसी संदेश को भेजता है, और दूसरे छोर पर संबोधित होता है, संबोधक होता है, संबोधित होता है। एक और बोलने वाला होता है और एक और सुनने वाला होता है, यही है। और इसी के द्वारा संदेश एक ओर से दूसरी ओर तक पहुंचा सकता है। तो ये जब लोक परंपरा सर्वमान्य नियमित व्यवस्थाबद्धता तथा प्रचलित व्याकरणिक संहिता का अनुसरण न करते हुए भाषा प्रयोग होने लगते हैं, तब उनमें एक तरह की अभोज विलक्षण अर्थात परिशुद्ध भाषा का प्रयोग ना रहा तो क्या होता है? उनमें अबूझ विलक्षणता, उनको समझ में ना आने की विलक्षणता, असंगति और विपरीत सी प्रतीत होती है। जो हमें मालूम होना है वह नहीं मालूम पड़ता है, ना होने वाला मालूम पड़ता है। तो विपरीत ढंग से वह भाषा प्रतीत होती है। भाषा का संप्रेषण तत्व ही तिरोहित हो जाता है। इस तरह के असंगत प्रयोग को असामान्य प्रयोग कहा जाता है। असंगत प्रयोग को असामान्य प्रयोग कहा जाता है और उनकी असंगतियों को अशुद्ध कहते हैं। असंगतियों को अशुद्ध कहते हैं। शुद्ध संगति है, असंगति अशुद्ध है। तो इसे क्यों करते हैं? भाषा प्रयोग को अशुद्ध क्यों करते हैं? ये जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने कुछ नियम यहाँ रखे हैं, उसी की ओर ध्यान देना है। अर्थात हम जिधर ध्यान नहीं देते हैं उसका परिणाम क्या होता है? भाषा अशुद्ध होती है। तो शुद्ध बनाना चाहिए तो मैंने यहाँ जो बताया है नियम, उन नियमों का पालन करना है। यही है आज का विषय। देखेंगे भाषा ये अशुद्ध के कारण क्या है।
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧತೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ कि संरचना संबंधी नियमों के प्रति अज्ञान, इनके संरचना संबंधी नियम अर्थात भाषा के संबंधित जो नियम है उन नियमों का ज्ञान ना रहना, रूल्स को फॉलो ना करना। भाषा के लिए कुछ रूल्स हैं, उन नियम रूल्स को फॉलो ना करना अर्थात पालन ना करना के कारण क्या होता है? भाषा अशुद्ध बनती है। भाषा की संरचना के प्रति अज्ञान कई प्रकार की अशुद्धियों को जन्म देता है। ಭಾಷಾ ಕೆ ಸಂರಚನಾ, ಭಾಷೆ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, इसी के संबंध में उनके जो नियम है उन नियमों का पालन ना करना, क्योंकि उनको अज्ञान है। क्या है? नियमों के बारे में जानकारी ना है। और हर भाषा की संरचना के अपने नियम होते हैं। हर भाषा, अंग्रेजी के लिए अपने नियम होते हैं, कन्नड़ के लिए अपने नियम होते हैं, तमिल के लिए, हिंदी के लिए, हर एक के लिए अपने ही नियम होते हैं। उन नियमों का अज्ञान के कारण भाषा अशुद्ध बनती है। इनका ज्ञान प्रयोक्ता के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होता है। इसके अभाव में प्रयोक्ता मनमाना या असामान्य प्रयोग करता है। अतः अज्ञान के कारण वह प्रयोक्ता अर्थात भाषा का प्रयोग करने वाला क्या करता है? वह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होता है। सॉरी, भाषा के संरक्षण के अपने नियम होते हैं और ज्ञान प्रयोक्ता के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होता है। इसके अभाव में प्रयोक्ता मनमाना या असामान्य प्रयोग करता है। अर्थात अज्ञान के कारण वह प्रयोक्ता क्या करता है? मनमाना, मनमाना क्या है? अपने उन्हें जैसे चाहिए वैसे वह व्यवहार करता है या असामान्य प्रयोग करता है। असामान्य क्या है? सामान्य प्रयोग करना है, उसको विरुद्ध प्रयोग करता है। परिणाम स्वरूप शब्द रूप अन्वति तथा वर्तनी के स्तर पर अशुद्धियां होती है। दूसरा, नियमों का अनुचित प्रयोग। जो नियम है प्रयोग करते हैं परंतु उचित नहीं, अनुचित, अयोग्य, नियम के विरुद्ध प्रयोग करते हैं। भाषा के संरचनागत नियमों के साथ ही लोक व्यवहार की दृष्टि से भी भाषा प्रयोग की कुछ रूढ़ियों संकेतों का निर्वाह करना पड़ता है। ऐसे संकेतों की अवहेलना अशुद्धियों के लिए निमंत्रण होता है। भाषा के संरचनागत नियमों का प्रयोग करते समय स्थान और व्यक्ति के अनुकूल औचित्य का ध्यान नहीं रखा जाता, तब भी वह भाषा अशुद्ध मानी जाती है। उदाहरण के लिए, नौकर का मालिक से अथवा पुत्र का पिता से अथवा छात्र का अध्यापक से यह कहना, तू कहाँ जा रहा है, भाषिक संरचना तथा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने के बावजूद लोक व्यवहार तथा औचित्य की दृष्टि से अशुद्ध होता है। देख लीजिए, एक नौकर का मालिक से अथवा पुत्र का पिता से अथवा छात्र का अध्यापक से यह कहना, तू कहाँ जा रहा है, विषय तो ठीक है, तू कहाँ जा रहा है वाक्य है, परंतु संबंध किनका है? एक छात्र अथवा विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न करते समय तू कहाँ जा रहा है वह प्रयोग उचित नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं, परंतु वह अकेला है, परंतु प्रयोग कैसा होना चाहिए? आप किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो नियम क्या है? बड़ों लोगों के लिए हमें बहुवचन का प्रयोग वह करना है, नहीं तो। और एक मालिक, नौकर का मालिक से, नौकर मालिक से बातें करते, तू कहाँ जा रहा है,
ऐसा प्रयोग हो तो गलत है। तो संदर्भोचित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, परंतु नियम हेतु कहा जा रहा है वाक्य ठीक है, परंतु नौकर को मालिक से बातें करते समय इस तरह एक वचन रूप का जो प्रयोग है वह उचित नहीं होगा। तो उसका ज्ञान तो व्यक्ति को चाहिए। नेक्स्ट, अर्थबोध के औचित्य का अभाव। अर्थबोध के औचित्य का अभाव का मतलब है अर्थात भाषा प्रयोग करते समय उनमें कौन सा अर्थ निकलता है उसका विचार तो उन्हें नहीं रहता है। ಹೇಗೆ देख लीजिए, भाषा प्रयोग में उचित अर्थ का संप्रेषण महत्वपूर्ण होता है। उसका अभाव कई तरह की अशुद्धियां पैदा करता है। जहां प्रयुक्त भाषा का अर्थबोध सही नहीं ना हो, तर्क संगत परिणत ना हो, वहां भी भाषा अशुद्ध मानी जाती है। विमर्शक कहता है भाषा प्रयोग में उचित अर्थ का संप्रेषण महत्वपूर्ण होता है। भाषा का प्रयोग करते समय उचित अर्थ का प्रयोग होना है। यदि इसी के संबंध में नहीं मालूम है तो उनका अर्थ क्या निकलता है वह समझ में नहीं आता तो वह भाषा को अशुद्ध प्रयोग करता है। तो उचित अर्थ का अभाव कई तरह की अशुद्धियां पैदा करती है। और जहां प्रयुक्त भाषा का अर्थबोध सही ना हो, अर्थात जो भाषा प्रयोग करता है पर उनको अर्थ नहीं मालूम, तर्क संगत परिणत ना हो, तर्क विमर्श विमर्श के लिए वह प्रयोग ना हो तो भाषा अशुद्ध मानी जाती है। ऐसे वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने पर भी बोध के स्तर पर स्वीकृत नहीं हो पाते। अर्थात व्याकरण की दृष्टि से वह वाक्य शुद्ध होगा, परंतु तर्क संगत परिणाम ना होने के कारण, तर्क संगत क्या है, क्योंकि बड़ों के लिए किस तरह की भाषा प्रयोग करना चाहिए, छोटों के लिए कैसी भाषा प्रयोग करना चाहिए, वह विमर्श भाषा प्रयोग करने वाले को चाहिए। तो नहीं तो व्याकरण की दृष्टि से वह भाषा अशुद्ध है। ऐसे वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने पर भी बोध के स्तर पर स्वीकृत नहीं हो पाते हैं। उदाहरण के लिए, उसकी सगी माँ उम्र में उससे बड़ी है। उसकी सगी माँ उम्र में उससे बड़ी है। ಅವನ ಸ್ವಂತ ತಾಯಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವಳು। यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, लेकिन अर्थबोध के स्तर पर अशुद्ध है, क्योंकि सगी माँ उम्र में बच्चे से बड़ी हो सकती है, छोटी नहीं है। क्या है? उसकी सगी माँ उम्र में उससे बड़ी है। देख लीजिए, सामान्य ज्ञान क्या है? माँ से बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों से माँ बड़ी होती है, सामान्य ज्ञान है। परंतु सामान्य ज्ञान को इस तरह का प्रयोग करना गलत है। उसकी सगी माँ उम्र में उससे बड़ी है, ये शब्द प्रयोग गलत है। क्यों है? बिल्कुल हर एक को मालूम है माँ बड़ी होती है और बेटे या बच्चे छोटे होते हैं। तो सगी माँ उम्र में उससे बड़ी है, ये भाषा प्रयोग गलत है या अशुद्ध है। और लेकिन अर्थबोध के स्तर पर अशुद्ध है, क्योंकि सगी माँ उम्र में बच्चे से बड़ी हो सकती है, छोटी कभी नहीं है। ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗಿಂತ ಮಗುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ತಾಯಿ ಮಗುಗಿಂತ ಸಣ್ಣದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ। ಅಂತ संदर्भದಲ್ಲಿ सामान्य ज्ञान लोक ज्ञान है। इस अवसर पर सगी माँ उम्र में उससे बड़ी है शब्द प्रयोग सामान्य तौर पर वह गलत प्रयोग है। और चौथा,
मानक प्रयोग का अभाव, मानक मौल्ययुक्त प्रयोग का अभाव। शुद्ध भाषा मानक भाषा होती है, शुद्ध भाषा मानक भाषा होती है, या कहीं मानक भाषा प्रयोग ही शुद्ध कहलाए जाते हैं। प्रयोग में अमानक स्थानीय बोली के भाषा रूप प्रयोग करने से भाषिक संरचना, लोक व्यवहार तथा अर्थबोध के औचित्य की कसौटी पर उस प्रयोग में कोई असंगति नहीं होती, लेकिन मानकता की कसौटी पर वह अशुद्ध साबित होता है। मेरे को घर जाना है, वह शुद्ध है अशुद्ध है? विषय तो ठीक है, परंतु मेरे को शब्द प्रयोग गलत है। तो मेरे को अमानक प्रयोग है। अमानक क्या है? मौल्ययुत नहीं है, अथवा वह मानक भाषा नहीं है। मेरे को घर जाना है, तो उसके स्थान को मुझको या मुझे का प्रयोग मानक कहा जाता है। मेरे को शब्द के बदले में मुझे घर जाना है, मुझको घर जाना है शब्द प्रयोग हो सकता है। मेरे को शब्द प्रयोग गलत है। तो ये सभी विचारों को हम, 4 विषयों को मैंने यहाँ भाषाई अशुद्ध के कारण परिशुद्धता किस तरह बना सकते हैं, यहाँ तो मैंने दिए है, बता दी है। अथवा प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध भाषा कैसी होनी चाहिए, और दूसरे विभाग प्रयोक्ता की दृष्टि से शुद्ध भाषा कैसे करनी चाहिए। मैं तो बहुत कम शब्दों में बता दूंगा, ಸ್ವಲ್ಪ करीब शब्द लिखते हैं, क्योंकि मैंने केवल 5 स्लाइड्स करा है, अब वो चौथा है, और कुछ शब्दों के द्वारा मैं तो बता दूंगा। प्रयोक्ता का अज्ञान, अर्थात शब्द प्रयोग कैसा करना है, उसका अज्ञान के कारण भाषा विशेष की संरचना तथा प्रयोग की शुद्धता के विविध संघों के प्रति प्रयोक्ता अनभिज्ञ हो, तो उसके भाषा प्रयोग में अशुद्धियां अनिवार्य रूप में आ जाती है। भाषा प्रयोग तथा उसके प्रकार्य की व्याप्ति विस्तृत है। प्रकार्य आधार पर भाषा के कई प्रयुक्ति रूप होते हैं। हर प्रयुक्ति की संरचना विशिष्ट होती है। उन सब का ज्ञान सभी को संभव भी नहीं है। अतः ऐसा व्यक्ति जो उस प्रयुक्ति से परिचित हो ही नहीं, वह जब यस प्रयुक्ति का प्रयोग करेगा उसमें अशुद्ध होगी। दूसरा, भाषिक संरचना या व्याकरण नियमों की संदिग्धता। ये क्या है? भाषा में वाक्य प्रयोग एक है, व्याकरण और एक है। तब 2 विषयों के संदिग्धता में उनका उच्चारण या प्रयुक्ति क्या होती है? अशुद्ध होती है। कैसे है ये? देखिए, जब किसी भाषा के व्याकरण के नियमों में संदिग्धता होती है, अर्थात व्याकरण में एक नियम है तो प्रयोग में और एक नियम, और नियम वहां लागू नहीं होता है, तो वह संदिग्धता है। तब भ्रांतिवश अशुद्ध प्रयोग होने लगते हैं। हिंदी में लिंग तथा वचन से संबंधित कई भ्रांतियां हैं। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ लिंग और वचन के संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। एक नियम है, परंतु वह नियम को लागू ना करने वाले कुछ शब्द प्रयोग, जैसे लिंग तथा वचन के बोधक कई प्रत्यय हैं और के कोई सर्वमान नियम नहीं है। पुल्लिंग शब्दों को स्त्री शब्दों में परिवर्तन करने के लिए प्रत्यय है, परंतु हर एक शब्दों के साथ वह लागू नहीं बैठते।
उच्चारण तथा लेखन में कुछ हद तक तो समानता है, लेकिन कुछ असमानता भी है। उच्चारण के लिए कुछ हद तक समानता है, परंतु कुछ एक समय में असमानता है। ऐसी स्थिति में भ्रांतिवश अशुद्ध पैदा होती है। तो यहाँ क्या है? यहाँ यह विचार है, भाषा के संबंधित कुछ नियम है, परंतु वह नियम हर एक समय में काम में नहीं प्रयोग नहीं होते हैं। वही तो समस्या उत्पन्न होती है। भाषा प्रयोग में अशुद्धियां व्यक्त होती है। और अन्य भाषा का प्रभाव, हिंदी बोलते समय अंग्रेजी या कन्नड़ शब्दों का प्रयोग करना या वाक्यों का प्रयोग करना, उसके कारण से हिंदी भाषा में अशुद्धियां होती है। बहुभाषिकता की स्थिति में भाषा के परस्पर प्रभाव से कुछ अशुद्धियां जन्म लेती है। हर भाषा की कई बोलियां होती है और हर व्यक्ति किसी न किसी बोली क्षेत्र में पलता है, इसलिए उसकी भाषा पर स्थानीय बोली का गहरा प्रभाव होता है। यह प्रभाव भी उसकी मानक भाषा प्रयोग के उच्चारण अंग पर प्रभाव करता है। हिंदी भाषी विद्वान भी भाषा को भाषा, कोशिश, विश्वास को विश्वास कहने लगते हैं। हिंदी भाषा के विद्वान हैं, परंतु शब्द का उच्चारण गलत करता है। वह भाषा को भाषा कहता है, कोशिश को कोशिश उच्चारण करता है, विश्वास को विश्वास कहने लगते हैं, तो उच्चारण गलत करते हैं। आज हिंदी अन्य भाषा क्षेत्र में भी प्रयुक्त होती है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में वह असंपूर्ण देश की भाषा बन गई है। अतः जब अहिंदी भाषी हिंदी बोलता है या लिखता है, तब उसकी भाषा पर अपनी मातृभाषा की गहरी छाप दिखाई देती है। अहिंदी समझ लीजिए, कर्नाटक वाले हिंदी बोलने वाले नहीं, तो हमारे क्षेत्र अहिंदी क्षेत्र है। तो हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय जहां तहां शब्द प्रयोग में गलतियां हो सकती है। अतः हमारे कन्नड़ शब्द या व्याकरण के कुछ भाग भी वही उल्लेख हो सकते हैं, क्योंकि अहिंदी प्रदेश की वह प्रभाव। और मराठी भाषी छात्रों के उच्चारण में दीर्घोच्चार की प्रधानता, पंजाबी भाषी छात्रों के रसोच्चार प्रधानता इसी के प्रमाण है। महाराष्ट्र वाले जो हिंदी बोलते तो महाप्राण को अधिक उच्चारण करते हैं, उसी तरह पंजाबी लोग रस्व स्वर को अधिक उच्चारण करते हैं। मराठी भाषी छात्र अपने हिंदी अध्यापकों के लिए प्रायः तुम को प्रयोग करता है। यह उसकी विनयहीनता या गुरु विषयक आदरहीनता का परिचायक नहीं, अपितु मराठी भाषा के तू और तुम ही सर्वनाम रूप से उत्पन्न भ्रांति से हुई अशुद्धि है। मराठी में तू सर्वनाम का बहुवचन तथा आदर सूचक सर्वनाम रूप तुम ही है, इसलिए छात्र समझ बैठता है कि हिंदी में भी तू का आदर सूचक सर्वनाम रूप तुम होगा। इस तरह प्रादेशिक भाषा ही हिंदी भाषा के लिए कुछ तकलीफ, क्योंकि उनकी प्रादेशिक भाषा एक वचन बहुवचन के रूप में भी प्रयोग करता है। तू तुम के रूप में काम करता है मराठी। और चौथा एक है भाषा प्रयोग के प्रति असावधानी। कभी कभी किसी कारणवश प्रयोक्ता असावधानी में असामान्य प्रयोग कर बैठता है। यह प्रयोग भाषा की उच्चारित तथा लिखित दोनों स्तरों पर करता है। भाषा प्रयोग में
ಅಸಾವಧಾನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. तो असावधानी होने के कारण क्या होता है, असामान्य प्रयोग कर देते हैं। यह प्रयोग भाषा के उच्चरित तथा लिखित दोनों स्तरों पर करता है। वर्तनी की अधिकतर अशुद्धियां, वर्तनी स्पेलिंग की अधिकतर अशुद्धियां असावधानी की ही उपज होती है। ये भाषा की अशुद्धियों के लिए कारण है। तो इन सभी नियमों की ओर ध्यान देने के कारण या देने पर भाषा शुद्ध होती है। व्याकरण में हमें सिलेबस में दे दिया गया है, शब्द की अशुद्धियां, वाक्य की अशुद्धियां। तो अगले पीरियड से हम देखते हैं सही शब्द प्रयोग कैसा है, वह देखेंगे, और एक फिर सही वाक्य प्रयोगों को देखेंगे। परीक्षा के लिए आपको 5-5 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, शब्द शुद्धिकरण करना, वाक्य शुद्धिकरण करने के लिए। तो मैं तो आज का जो व्याकरण भाग यहीं पर समाप्त कर दूंगा। अगले पीरियड से शब्द शुद्धिकरण के लिए कुछ शब्दों को दे दूंगा और उनका उच्चारण कैसा है और सही प्रयोग कैसा है तो मैं तो बता दूंगा। आज तो यही समाप्त करेंगे। साथ ही साथ आपको कुछ सूचनाओं को मुझे देना है, क्लास टीचर और हिंदी अध्यापक होने के कारण। छात्रों देखिए, आज तो गुरुवार है और शुक्रवार शनिवार मेरा पीरियड नहीं, संडे छुट्टी है। अगले सोमवार से आपको ऑफलाइन क्लास अर्थात कॉलेज आना जाएगा और कॉलेज आते समय आपको मास्क धारण करना है और ये तो आपको मालूम है। साथ साथ हम तो अगले पीरियड में लैंग्वेज पार्ट तो नहीं होगा, अर्थात नेक्स्ट वीक आपको रिविजनल क्लासेस, पेंडिंग एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर की जो है पेंडिंग, उन विषयों पर आपको चर्चा किया जाएगा। पाठ जो शेष है परीक्षा की जो है, शायद आपको इकोनॉमिक्स हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, कोई पाठ बाकी है तो वह परीक्षा के लिए आपको आपके अध्यापक रिवीजन करेंगे, आपको बता देंगे। आप रिवीजन कर लीजिए, परीक्षा कर लीजिए। परीक्षा के बाद ऑफलाइन या ऑनलाइन तो बाद में आपको मालूम होगा। तो उस संदर्भ से हम ये अध्याय को आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते से हम तो आपको सेकेंड सेमेस्टर का पाठ नहीं करते ही, कोई नहीं करते। फर्स्ट सेमेस्टर के पेंडिंग एग्जाम के विवरण आपको होगा, ध्यान दीजिए। और आप परीक्षा की तैयारी के लिए कल से प्रारंभ कर लीजिए और अच्छी तरह से परीक्षा के लिए आप तैयार कर लीजिए। घर में ही बैठिए और अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दीजिए, परीक्षा की तैयारी कर लीजिए, भविष्य उज्जवल हो जाए। कहते कहते जो आपने आज वीडियो देखा है और मेरा पाठ सुना है, आपको धन्यवाद।